बोला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। यानी कि माध्यम वो कोई भी हो सकता है। सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड में तो ट्रेवल करेगी सबसे ज़्यादा। फिर लिक्विड दोस्तों, जैसे पानी में बिल्कुल करेगी, तो गैस में भी बिल्कुल करेगी, तो ट्रेवल तो तीनों में करेगी। ठीक है, यहाँ पर द्रव में भी करेगी, गैस में भी करेगी, बट सबसे ज़्यादा तीव्र गति से, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज गति से, तो वो ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ठोस रहेगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हुए दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब किस में नहीं कर सकती है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो दोस्तों ध्वनि नहीं गुजर सकती है वो है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। आप इमेज के थ्रू समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर एक एयर प्रेजेंट है, जहाँ पर उसमें एक बेल बजी तो बच्चा खुश हुआ, उसको सुनाई दी। जहाँ पर वैक्यूम है, ये इस एयर वाले बॉक्स को, जो जिसमें एयर थी, उसको हमने बिल्कुल एयर बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर दिया और अब बेल को बजाया तो इसको नहीं सुनाई दी। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, जो ध्वनि है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई इन दो क्वेश्चन से कि जो ध्वनि है दोस्तों, उसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग तरीके से, तो पूरी वीडियो को आराम से ध्यान से देखते रहिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डोपलर प्रभाव संबंधित है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि डोपलर प्रभाव है क्या। देखिए, डोपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ध्वनि चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है एग्जाम में। डोपलर प्रभाव है क्या? देखिए, डोपलर प्रभाव है दोस्तों, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई आवाज करता हो मूविंग ऑब्जेक्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक व्यक्ति को कभी ज़्यादा कभी कम आवाज़ सुनाई देगी। आपने कभी देखा है जब एम्बुलेंस चलती है बहुत तेज़ी से, तो अगर आपको यहाँ पर अभी आवाज़ सुनी है तो थोड़ा सा दूर जाते उसकी कम आवाज़ सुनाई देगी, फिर सुननी बंद हो जाएगी। तो जो कम ज़्यादा सुनाई देती है, इसको बोलते हैं दोस्तों डोपलर प्रभाव। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, एक टेस्ट लेने वाला हूँ दोस्तों इसी वीडियो के एंड में। जब आप इस पूरी वीडियो को पढ़ लेंगे ध्यान से, तो टेस्ट जरूर दे के जाइएगा। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो जल्दी से बताइए। और अगर आपको हमारा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का अच्छा लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल फ्री वीडियो रखूंगा मैं, कभी भी पेड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि आज फ्री बोल रहा हूँ कल पेड कर दूंगा, हमेशा मेरी वीडियो फ्री रहेगी इसी प्रकार से यूट्यूब पर ही, तो हर बच्चा पढ़ सकेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे हर बच्चे तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर ऑडिबल साउंड, ये वाले आप देख रहे होंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो रेंज होगी दोस्तों, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड रेंज। तो ये हमें नहीं सुन सकती है, ये वाली नहीं सुन सकती है और ये वाली नहीं सुन सकती है। तो दोनों ही नहीं सुन सकती है। हमें जो सुनेगी वो दोस्तों ये वाली रेंज है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये करता है दोस्तों आवृत्ति पर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए ये आवृत्ति वो गलत लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको ये कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, ठीक है, तो उतनी शॉर्ट वेव लेंथ बनेगी। ठीक है, तो इसे जितनी, मतलब देखिए अगर आप सीटी बजाएंगे तो वो आपको दूरी तक, क्योंकि बारीक आवाज होगी, है ना, और जितनी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो उतनी क्या होगी, लॉन्ग वेव बनेगी। ड्रम की आवाज में देखोगे आप, डम ढम ऐसे करके बोलता है, और सीटी क्या होगी, बारीक होगी, बिल्कुल पैनी चलेगी। तो ये आपको याद रखना है, किस पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्वनि पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो स्पीड लिखे रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअल स्पीड है जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, यानी कि 20 डिग्री अगर सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, तो उसमें जो ध्वनि की स्पीड आपसे कई बार पूछा भी जाता है, ये आगे बताऊंगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की स्पीड कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड से 334 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो वो 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ध्वनि पर दाब का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी?
मैंने बोला था कि ध्वनि को दोस्तों चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है, तो वायु भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, लकड़ी भी एक माध्यम है, निर्वात तो होगा ही नहीं। तो अब इसमें तीनों में से कौन सा दोस्तों सबसे तेज चलेगा? तो अब बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पे कि वायु में शायद तेज चलेगी, तो वायु में दोस्तों कम होता है, ठीक है, जल में भी कम होता है, लकड़ी में ज़्यादा होता है। इन तीनों के कंपैरिजन में, मैं सबसे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका स्टील में होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन स्टील होता तो आप स्टील लगा देते। और एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, साउंड की स्पीड और दोस्तों मैंने लाइट की स्पीड दोनों के साथ में इसलिए लिख दी है क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि किसकी ज़्यादा होती है। ये तो सभी को पता है कितनी होती है, ये भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये और बाकी यहाँ पर अगर एयर दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि अगर बर्फ जमने वाली कंडीशन है, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे जो एयर में दोस्तों मॉइस्चर होता है और जो मतलब हमारा टेम्परेचर होगा उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपने सर्दियों में कई बार नोटिस किया होगा, सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी होती है तो उस टाइम पे हमारी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है, कम दूरी तक ही पहुंच पाती है। अगर ऐसा नोटिस नहीं किया है तो नोटिस करके देखना, सर्दियाँ आ रही है अभी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जिनकी ध्वनि तरंगे कितनी होती है? बिल्कुल 200 मिलियन हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी कि ये होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो ये वाली होती है दोस्तों अल्ट्रासाउंड, यानी कि प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है, जो कि हम नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? बहुत ईजी है दोस्तों, सबको पता होगा, ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? डेसिबल है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर, देखिए WHO के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो कितना है दोस्तों? 60 डेसिबल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। बट कई बार ऑप्शन में आपको 45 डेसिबल भी मिलेगा, तो बिल्कुल दोस्तों 45 डेसिबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बातचीत का जो हमारा होता है वो 30 डेसिबल होता है, और जो 60 डेसिबल होता है ये अच्छा होता है, मतलब यहाँ तक हमें कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं है हो सकती। और अगर 70, 80, 90 पे जाएंगे तो ये दोस्तों हमारे कान को डैमेज कर सकती है। तो WHO के अकॉर्डिंग आपको आंसर 60 डेसिबल लगाना है। अगर 60 डेसिबल नहीं है तो 30 से 60 के बीच में जो भी होगा वो आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण बातचीत की आप यहाँ पर आराम से देखिए कि कितनी है, तो ये होती है दोस्तों 30 डेसिबल। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ट्रक की कितनी हो सकती है, ठीक है, और आपकी हेलीकॉप्टर कितनी हो सकती है, ये भी आगे बताऊंगा सारे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग में क्या होता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वायु में दोस्तों ध्वनि का वेग में क्या होता है? तापमान के अरे यार ये घटना होगा, यहाँ पे घटने से घटता है, जितना तापमान घटेगा उतना ही दोस्तों जो स्पीड ऑफ साउंड है वो घट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, माइनस के 10 डिग्री में 325 मीटर पर सेकंड है, माइनस के 5 डिग्री में थोड़ा सा बढ़ गया, 0 डिग्री पे थोड़ा बढ़ गया, और अगर 30 डिग्री पे चला जाए तो ये यहाँ पर 350 तक आ जाएगा, ठीक है ना, 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हैं कि जो टेम्परेचर है दोस्तों वो अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या हो सकती है? सुनी जा सकती है क्या प्राश्रव्य तरंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नहीं सुनी जा सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नहीं सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आपको तभी मिल पाएगी जब आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 17 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? एक्स किरणें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो सिटी स्कैन में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट मैं सारे कवर कराने वाला जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले अलग अलग एग्जाम में। दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है क्या? वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर देखिए हमारी साउंड कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है, तो इसके जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि नहीं करती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रासरव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा गाल्टन ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से किस प्रकार की किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा गामा किरणों का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, शिकार पक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो चमगादड़ होता है वो अपनी शिकार को पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रासरव्य तरंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? अभी मैंने बताया था एयर, वाटर, ठीक है, ये सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्टील दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे आपके, आप खुद आंसर बताएंगे। अब आगे के जो क्वेश्चंस है ना, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। 23 का बताइए दोस्तों, ध्वनि विमान उड़ते हैं, प्राध्वनिक विमान दोस्तों उड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल के अधिक चाल से। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो सारे चैप्टर कवर कराने वाला हूं। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है दोस्तों, और जो हमारी साइंस वाली प्लेलिस्ट है ना, उसको चेक कर लेना, अभी तक जितनी वीडियो अपलोड हुई है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ध्रुवण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिध्वनि का कारण होता है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इको का क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, कई बार आपने देखा है जो एक बार बोलते हैं वो दो बार सुना, मतलब फिर कई बार सुनाई देता है। ठीक है ना, प्रतिध्वनि का कारण ये होता है दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। तो ये आपको याद रखना है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो 1/10 सेकंड रहता है दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो इसको देखिए, मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। स्टार्टिंग में बताया था ना, तो ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, परावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 56 फीट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अप्रोक्स सही है, क्योंकि ये 5.99 कुछ करके इतना है। ठीक है, 94 फीट, तो ये अप्रोक्स 56 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डेसिबल की बात कर रहा हूँ, हर्ट्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अभी पूछ रहा हूँ कि डेसिबल में अधिकतम सीमा के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो सीमा क्या है? वो सीमा है 95 डेसिबल। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है।
अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु के वेग तथा उसकी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग की अनुपात को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, मैक संख्या, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। और ये आप दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा, रेशो बराबर ऑब्जेक्ट स्पीड और अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये मैच नंबर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों में दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कई बार दोस्तों घर में ही लगाना पड़ता है ना, इससे एक अलग ही आवाज से निकलती है, बहुत ही अलग सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 20 हर्ट्ज से कम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड विकिरण का पता लगाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पायरोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, टीवी को रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा अवरक्त किरणों का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें दोस्तों क्या है? अवेशित कण, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पूछा जाता है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवर्ती बैंड का प्रसार होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बचेगा 88 से 108 हर्ट्ज के मध्य, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है व्यतिकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्ज सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये तो आपके दिमाग में होगा तो आप इसका आंसर बता देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, तो ये आपका आंसर रहेगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? बिल्कुल वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि दोस्तों साउंड को माध्यम की जरूरत होती है, जहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, तो इसलिए वहाँ की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल नौ संचालकों द्वारा, यानी कि जो नौ चलाने वाले होते हैं उनके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का